नमस्कार, राधे राधे, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। मेरा नाम जयवीर। आज आप लोगों को लेकर के चलते हैं भारत में बाबर के द्वारा कौन कौन से आक्रमण किए गए थे, उन पर चर्चा की जाती है। कि पिछली क्लास में जो मैंने बताया कि बाबर का जीवन परिचय बताया, बाबर ने किस वंश की स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की, बाबर भारत में कैसे आया, इसके बारे में मैंने चर्चा की। बाबर के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनके बारे में बताया कि बाबर ने कौन सी आत्मकथा लिखी और उस किस भाषा में लिखी गई। तो बाबरनामा, तुझको बाबरी, और उसको फारसी भाषा में किसने, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था फारसी में भाषा में अनुवाद। उसके बाद अंग्रेजी भाषा में जिसने करवाया था अनुवाद वो था बेबरीज। आज हम जो चर्चा करेंगे बेटा वो चर्चा करेंगे भारत पर बाबर ने किस कौन कौन से आक्रमण किए और कौन से आक्रमण में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, इस पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आप लोगों को हरियाणा। हरियाणा के पानीपत शहर में आप लोगों को लेकर के चलेंगे। पानीपत, पानीपत में युद्ध हुआ और वो युद्ध का परिणाम क्या रहा, वो कैसे बाबर जीता, इसके बारे में हम लोग आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं पानीपत। तो एक हेडिंग लगा लेते हैं कि बाबर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण। आक्रमण बाबर ने भारत पर कौन कौन से आक्रमण किए, इस पर बात की जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि बाबर जो है, जहां बाबर समरकंद और काबुल को जीतने, एक बार जीता उसके बाद हारा, फिर उसके बाद वहां से खाना बदोश जीवन करता रहा है, हिंदू कुश पर्वतमाला में आया और जाकर के वहां पर खोजंता की पहाड़ियों में घूमता फिरता रहा, खाना बदोश जीवन जीता रहा और फिर वो खैबर दर्रे से भारत में एंटर करता है। पर इन्हीं सभी के कारण एक दो और भी कारण थे जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। जैसा कि बाबर ने भारत पर आक्रमण जब किया तो जो लोधी वंश के कुछ लोग थे, जैसे महमूद दौलत खान लोधी, आलम खां, उसके बाद राणा सांगा। कहीं कहीं इतिहास में राणा सांगा का भी नाम आता है, कहीं ना कहीं राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था। निमंत्रण किसके द्वारा दिया जाता है? दौलत खान लोधी, दिलावर खां, आलम खां, महमूद लोधी, इन लोगों ने भारत आक्रमण के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को इनवाइट किया था। ठीक, और बाबर ने फिर भारत पर, और कहीं ना कहीं ये भी था कि वो तैमूर और मंगोल वंशीय दोनों मिक्स था। तो उसने क्या किया कि उसे लगता था कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, वो पितृपक्ष से था, तो इसी कारणवश क्या किया गया कि भारत पर उसने आक्रमण करने के लिए सोचा और उसे मौका भी मिल गया बेटा। और मौका भी मिल गया कि भारत पर आक्रमण किया जाए। इन लोगों ने इनवाइट भी कर दिया कि आइए आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, और उस समय वहां का जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी जो था इन लोगों की सुनता नहीं था। ठीक, कहीं ना कहीं उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि मेरे सिवाय कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो इसके लिए और उसने क्या किया, बाबर ने फिर जाकर के योजनाबद्ध तरीके से भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण जो किया था वो पहला कब किया था? तो 1519, 1819 में। ठीक है, तो पहला आक्रमण जो किया था बेटा वो कब किया था? 1518-19 में। ठीक, 1518 और 19 ईस्वी में कहाँ किया था? तो बाजौर और भेरा, बाजौर और भेरा। बाजौर व भेरा पर, ठीक, बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया था। ठीक, बाजौर और भेरा को जीता। उसके बाद बाजौर और भेरा
को जीता। तो बाबर और भीरक किसके साथ में युद्ध किया था इसने? तो बाबर एक तरफ था और वर्सेस कौन थे? यूसुफ जाई जाति के लोगों के बीच हुआ था। यूसुफ जाई यूसुफ जाई जाति जातियों के मध्य, ठीक, यूसुफ जाई जातियों के मध्य इसे यूसुफ जाई जातियों को क्या किया इसने? पराजित किया। उसके बाद में फिर क्या किया गया? फिर इसने पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, वो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत कहाँ पड़ता है बेटा? तो याद रखना, हरियाणा। हरियाणा, कुरुक्षेत्र भी यहीं पर होता है, हरियाणा में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक। और इस युद्ध में पार्टिसिपेट कौन लोग करते हैं? तो दो सेनाएं, दो लोग शासकों की सेनाएं आपस में होती है। एक तरफ क्या होगा? एक तरफ बेटा होता है बाबर, और दूसरी तरफ क्या, कौन है? लोधी वंश का जो अंतिम शासक के रूप में होगा, वो होगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, ठीक, इब्राहिम लोधी। तो बेटा जीत किसकी होती है? तो ये क्या रहता है? विजय रहता है, विजय हो जाता है। और इसकी हार होती है। ये क्या होता है? युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। और ऐसा दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया, ठीक। अब इसकी खास ये जो युद्ध लड़ा गया था, एक तरीके से इब्राहिम लोदी के पास में सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो सैनिकों की बेटा संख्या थी लगभग की संख्या लगभग 1 लाख प्लस थी। लगभग कितनी थी? 1 लाख प्लस थी। और वहीं पर बाबर की कितनी थी? लगभग 15,000 के आसपास बाबर की सैनिकों की संख्या कितनी थी? लगभग 15,000। बताओ कितना अंतर बेटा था? 15,000। और बता दें, 1 लाख में सैनिकों में ये तो सैनिक थे, उसके बाद 1,000 हाथी भी थे इसके सेना में। 1,000 हाथी भी थे, हाथी भी थे, ठीक। और युद्ध स्थल में कहीं ना कहीं हारने का एक कारण ये भी रहा कि उसके पास में हाथी थे। जैसे तोपों की गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, तो हाथी क्या करते, उनके लिए भी आवाज जो थी इतनी तेज, धमक, इतनी तेज आवाज, पहली बार उन्होंने क्या किया था, इस तेज आवाज को उन लोगों पेश किया था, क्योंकि वो ट्रेंड तो थे नहीं इस आवाज को सुनने के लिए। तो ये क्या करते थे, अपने ही सैनिकों को रौंद डालते थे। है, पूरी सेना में, पूरी वहां पर जितनी सेना था वो अपनी सेना में खड़बड़ मचाए रखे थे, ठीक है। तो एक वजह ये भी रही थी कि ये कैसे आए, और एक वजह ये भी रही थी कि इसने बिना बताए, यानी कि युद्ध नीतियों का उल्लंघन किया, कि इतने बजे अचानक हमला कर दिया रात में, और जब तक सेना उसकी संभलती, जानती, समझती, तब तक बहुत सारा बाबर के सैनिकों ने नुकसान कर दिया था। एक वजह यह भी रही थी कि बाबर के पास में कुशल सैनिक थे, और साथ साथ में अच्छे अरबी घोड़े थे, और साथ साथ में उसके पास में दो जो तोपची थे, दो तीर कमान चलाने वाले थे। ये उस्ताद एक का नाम था, एक का नाम मुस्तफ़ा था, एक का नाम उस्ताद अली था। तो ये दो तोपची थे जो तोप चलाने वाले थे, अच्छे निशानेबाज भी थे उसके पास में। तो ये बहुत सारी ऐसी वजह थी जिसके कारण क्या किया, तो और बाबर जो है अपने अपने सैनिकों को इतना मोटिवेट रखता था, इतना जनरेट रखता था कि हम बहुत
एकदम जिहाद का नारा दे देगा, कहीं किसी का कहीं कह देगा, तमका हटा देगा, कहीं कुछ करेगा, समझे। इनकी उसकी ऊर्जा को हमेशा संचालित करता रहता था, है। अच्छा कमांडर था, है। तभी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन भारत में भाग्यशाली सैनिक कौन था, तो भाग्यशाली जो सैनिक था बेटा वो बाबर ही था। एल फिल्टन ने कहा है कि भाग्यशाली जो सैनिक था वो कौन था, वो बाबर ही था। तो ये वजह भी रही थी। उसके साथ साथ में अब आपको बता दें कि निशानेबाज में जो कह लो या तोपची कौन थे जी। दो तोपची थे, निशानेबाज थे, समझे। एक का नाम क्या था, मुस्तफा, और एक का नाम क्या था, दूसरे का नाम था उस्ताद अली। उस्ताद अली। ये बेटे दो थे जिनकी वजह से भी बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था। तो दो तोपची थे। अब देखो यहां से एक चीज और समझ में आएगी। तो जब इसने युद्ध जीता तो इसने एक उपाधि धारण की। उपाधि बेटा कौन सी धारण की, तो याद रखना उपाधि जो धारण की वो बेटा थी कलंदर की। कलंदर, इसने कलंदर की उपाधि इसकी उदारता के कारण दी गई थी। किसके कारण, उदारता के कारण। उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि प्रदान की जाती है। इसने क्या किया कि काबुल वैसे भी गरीब एक कंट्री थी और वहां पर इसने सोने चांदी के सिक्के बांटे। और जब इसने सिक्के बांटे तो इस वजह से क्योंकि वहां पर कुछ था नहीं, तो और प्रत्येक नागरिक को सोने चांदी के सिक्के इसने बांट दिए। इसी कारण इसे क्या कहा गया, कलंदर की उपाधि इसे प्रदान की गई, कलंदर की उपाधि प्रदान की गई। और एक याद रखना कि इस जो युद्ध में जो पद्धति युद्ध की पद्धति थी वो कौन सी थी, तुलगमा थी। युद्ध पद्धति कौन सी थी, तुलु गमा, गमा, ठीक। तुलगमा नीति से उसके बाद जो इसने तोपों की सजावट जो की वो कैसी की थी, उस्मानी पद्धति से। तोपों की सजावट कैसी थी, उस्मानी पद्धति। हाँ, उस्मानी पद्धति से की थी। तोपों की उस्मानी पद्धति से की। बेटा उस्मानी जो पद्धति थी है, उज्बेकिस्तान का एक शासक था सैवानी, उस्मान सैवानी, ठीक है। तो उसने जो पद्धति तोपों की सजावट और तुलगमा नीति का वो करता था, उसी तरीके से इसने भी अडॉप्ट कर लिया उसी से, ठीक है। तो ये तोपों की, अब इन दोनों की हम बात करते हैं कि ये क्या थी, इस कैसे वो सैनिकों की व्यवस्थाएं करता था, कैसे सैनिकों की टुकड़ियों को सजाता था। वो 15,000 सैनिक लेकर के ही भारत पर उसने आक्रमण किया था और पूरे लगभग अधिकांश उत्तर भारत को उसने जीत रखा था, ठीक है। तो जितने भी उसने लड़ाइयाँ लड़ी, एक ही लड़ाई ऐसी थी जो बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध में ही बाबर को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। और बाकी किसी युद्ध में उसने हार का मुंह भारत में नहीं देखा इसे, ठीक। तो आइए चलते हैं, देखिए कि आपको बता दें कि इस तरीके से सैनिकों पहले ये क्या करता था, यहाँ पर खाई खुदवा देता था। क्या कर देता था बेटा, खाई खुदवा देता, खाई, ठीक है। और खाई को यहाँ पर इसे पटवा देगा, ठीक। इस तरीके से घास फूस या लकड़ियों से ढक देता था, ठीक। और क्या करेगा, और उसी के बाद में यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर बेटा तोपें लगा सजा देगा। ये क्या है, ये तोपें हैं,
तोपें, इन तोपों को सजा देता था। ठीक, ये तोपें सजा दी, उसके बाद में उसने एक टुकड़ी यहां पर लगाई सैनिकों की, एक टुकड़ी यहां पर सैनिकों की लगाई, और एक टुकड़ी यहां पर खड़ी करता था। यहां पर एक टुकड़ी यहां पर खड़ी करता था। और क्या करेगा, यहाँ पर तोपों में, इन तोपों के जो बीच की जगह होती है उसे कहा जाता था दुर्रा। ठीक, और एक सैनिकों की यहाँ पर पहली पंक्ति में खड़ा कर देगा, इस तरीके से सैनिकों को ये पंक्तिबद्ध खड़ा करेगा, ऐसे सैनिकों को खड़ा करता था। और लास्ट वाली पंक्ति में यहाँ पर क्या करेगा, ये बाबर खड़ा होगा यहाँ पर, और अपने विशेष अंगरक्षकों के साथ में। यहाँ पर इसके अंगरक्षक होते हैं, विशेष अंगरक्षकों के साथ में बाबर खड़ा होता था। और बाबर जिस स्थान पर खड़ा होता था उस स्थान को बेटा कहा जाता था गुल। क्या कहा जाता था, गुल, लुल नहीं, गुल। ठीक, ये कहा जाता था इसे गुल, मगर ये है कौन, ये बाबर है। ठीक, ये बाबर है। और यहाँ पर एक साइड में एक तोपची था जिसका नाम था मुस्तफा। हाँ, और एक तोपची का नाम क्या था, उस्ताद अली। उस्ताद अली। देखो, ये तोपों की सजावट जो बेटा है ये कौन सी पद्धति की थी, ये उस्मानी पद्धति की थी। उस्मानी पद्धति से ये तोपों की सजावट करता था। और जो ये सैनिकों की व्यवस्था, ये पूरी युद्ध की जो रणनीति थी, युद्ध की जो पूरी प्लानिंग थी, सैनिकों को कैसे सेटल करना, कैसे आक्रमण करना, ये सारी व्यवस्था, इस सारी पद्धति को, नीति को क्या कहा जाता था, तुलगुमा नीति। तुलगुमा युद्ध नीति ये कहा जाता था। एक तरफ इस टुकड़ी को संचालन करता था, उसका एक सेनापति होता था, जो बाबर का खुद का लड़का होता था, उसका नाम था, पानीपत की लड़ाई की बात करेंगे, हुमायूं। हुमायूं। और एक तरफ इसी का दामाद था मेहंदी हसन ख्वाजा, मेहंदी हसन ख्वाजा, हसन, ये। और विपक्ष की सेना जो बेटा होती थी, इस कतार में आमने सामने खड़ी होती थी, ये खड़ी होती थी। ठीक, ये सैनिक खड़े होते थे, सैनिक विपक्ष की। ठीक, उसके सामने अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ पर आक्रमण करेंगे। सैनिक अगर इधर जाएंगे तो ये तोपें चलेंगी। तोपें चलाने वाले दो लोग थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से अगर बढ़ेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, एक टुकड़ी इसकी यहाँ से रवाना होगी, इस तरीके से घेरेंगे। उसके बाद एक टुकड़ी यहाँ इस तरीके से घेरेंगे। इस तरीके से आक्रमण किया जाता था, और इनको कहीं भागने का भी मौका, विपक्ष की जो सेना होती थी उसमें भागने का मौका भी नहीं मिलता था। क्योंकि एक टुकड़ी इधर से आती है, सामने से भी आक्रमण हो रहा, तोपों का गोले चल रहे बढ़िया है, निशानेबाज तोपों को गोले बराबर जा रहे, और बात का नाम बाबर आराम से बाहर से वहां पर वो ऑब्जर्व कर रहा सारी चीजें, कि कब किन सैनिकों को इशारा करना, सेनापति को, कि कौन सी टुकड़ी पहले आक्रमण करेगी। तो इस तरीके से पहले क्या करते थे, सामने वाली टुकड़ी आक्रमण करती थी, आमने सामने आक्रमण होता रहता था। उसके बाद जानते कि सामने वाली सेना कुछ हद तक कमजोर होती चली गई, बहुत सारे सैनिक उसके हताश हो गए, मर गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो उसके बाद में क्या करेगा, फिर वो इस तरीके वाली सेना को ऑर्डर देता था, और फिर इस तरीके से देता था, इस तरीके से सेना को ऑर्डर देता। इस तरीके से ये पूरी जो युद्ध की रणनीति होती थी, इसे कहा जाता था बेटा तुलगमा युद्ध नीति। ठीक है, और तोपों की जो सजावट हुआ करती थी वो कैसी होती थी,
उस्मानी पद्धति से किया जाता था। ठीक है, तो तोपें जब ये चलती थी तो बड़ी भयंकर आवाज करती थी, बहुत तेज आवाज होता था, जिससे इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे वो इन आवाजों से परिचित नहीं थे, हैं, तो वो क्या करते थे, अपनी सेना को भगदड़ भगदड़ करते रहते थे, रौंदते रहते थे बहुत सारे सैनिकों को, तो उन्हीं के हाथियों ने ही मार डाला, उन्हीं के बेटे हाथियों ने ही मार डाला। इस तरीके से ये पूरी युद्ध की कैसी है बेटा, व्यूह रचना है, युद्ध की पूरी व्यूह रचना है। इस तरीके से पानीपत का प्रथम युद्ध किया गया था, और इस तरीके से प्रथम युद्ध, और यह ऐसे ही तकनीकी से उसने सारे युद्ध भारत में किए। भारत में पहली बार तोपों का जो प्रयोग किया गया था वो इसी युद्ध में किया गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। यहां तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपसे बात करते हैं 26 हो गया, 1526 में ये लड़ा गया था। उसके बाद में एक युद्ध कौन सा लड़ा गया था, आगे देखते हैं। पानीपत इसके पहले खानवा से पहले एक बयाना का युद्ध होता है। का युद्ध, ठीक, कब होता है, ये होता है, कब होगा, 1927 में ही होता है, ठीक है, 1927, 1527 में, 27, ठीक। किसके किसके बीच होगा, तो किसके किसके बीच होता है, एक तरफ होता है बाबर, दूसरी तरफ होगा राणा सांगा, सांगा, एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, ठीक। और इसमें बाबर की पराजय होती है, बाबर की पराजय होगी, ये क्या करेगा, जीत जाएगा, जीत होती है। जीत के क्या कारण, इनके जो सैनिक हुआ करते थे, सैनिकों ने क्या किया कि सैनिकों ने क्या किया, तोपों का रुख बदल दिया, तोपें जो लक्साइट गई थी उस्मानी पद्धति से, फिर जब ये खानवा का युद्ध करके आएगा तो तोपों के जो पहिए थे उनमें जंजीरें मोटी मोटी डलवा देता, यानी कि फिक्स कर देता कि जिससे तोपें घुमाई न जाए, समझे। इसमें बयाना का युद्ध में क्या किया, राणा सांगे के राजपूत सैनिक थे, इतने बलशाली थे, उन्होंने क्या किया, तोपों का मुंह बदल दिया, यानी कि जो इस तरफ तोपों का मुंह था और तो उन्हीं के बाबर की तरफ कर दिया इन्होंने, समझे, तोपें चलने नहीं दी इनकी, ठीक। तो इस वजह से ये बाबर जो है यहाँ पर पराजित होता है, ये हार जाता है, इसकी हार हो जाती है बेटा, इसकी हार होती है, ठीक है, इसकी हार होती है, याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि किस युद्ध में बाबर की पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो किस युद्ध में बाबर को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो बयाना के युद्ध में बाबर को पराजय का मुंह देखना पड़ा, ठीक, ये याद रहेगा सभी लोगों को, ठीक है। बाबर को बयाना के युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। आगे कौन सा युद्ध होगा, बाबर कौन सा लड़ेगा, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक। खानवा का युद्ध जो होगा वो बेटा कब से होगा, तो खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी में, 17 मार्च 1527 ईस्वी में, हाँ। इसमें कौन कौन थे, तो वही बयाना के युद्ध में जो उन लोगों ने शामिल थे, यानी कि बाबर और राणा सांगा, ठीक। बाबर बाबर वर्सेस राणा सांगा, बहुत ही बलशाली थे, युद्ध कोई भी नहीं हारा था राणा सांगा, यानी कि 100 युद्ध में एक ही आध कोई हारा होगा, मगर राणा सांगा कोई युद्ध नहीं हारा था, है। 100 के करीब उसके घाव थे बदन में, एक हाथ भी बेटा कटा हुआ था, ठीक। तो राणा सांगा के साथ में होता है, ठीक, ये दो सैनिकों के साथ में, दो राजाओं के बीच में ये युद्ध होता है। और बाबर ने राणा सांगा को क्या किया, इसमें बाबर ने क्या किया, राणा सांगा को हराया था। ये इसकी क्या होती है, हार होती है, ठीक है, इसकी हार होती है, ठीक, इसकी बेटा हार होती है। राणा सांगा यहाँ पर पराजित हो जाता है। बाद में क्या होता है, राणा सांगा को 1528 में उसी के बहनोई ने जहर दे करके उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जहर दे देता है उसी का बहनोई सगा जीजा, उसको जहर दे देगा, राणा सांगा को
राणा सांगा की इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये था। और इसी युद्ध में क्या किया जाता है कि बाबर जो है एक उपाधि धारण करता है, उपाधि, उस उपाधि का नाम है बेटा गाजी। गाजी, हाँ, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला, वाला। काफिरों को मारने वाले को क्या कहा जाता है बेटा? गाजी कहा जाता है। काफिरों को मारने वाले को क्या कहा जाता है? गाजी कहा जाता है, गाजी। ठीक है, यहाँ पर गाजी कहा जाता। और इसी में इसने क्या किया, एक नारा दिया था, एक खानवा युद्ध में एक नारा दिया था जिसका कहा जाता है जिहाद। क्या कहा जाएगा? जिहाद। नारा दिया गया था जिहाद का। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या है ये? धर्म युद्ध है। ये क्या है? धर्म युद्ध है। हाँ, अपने धर्म को प्रसार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, और प्रसार प्रचार करने के लिए धर्म युद्ध किया जा रहा है। इसी में इसने सैनिकों के क्या दिया था? नारा दिया था जिहाद का। और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तमका कर और व्यापारी कर भी हटा दिया था इसने। इसी युद्ध में क्या किया था इसने? इसने सैनिकों को का मनोबल बढ़ाने के लिए तमका एवं व्यापारिक कर हटा दिया था। कहा था हम, सैनिकों पर जो तमका कर लगता था, तमगा तमगा कर लगता था, वो क्या कर दिया था इसने? हटा दिया था बेटा। तमका कर क्या कर दिया था इसने? हटा दिया था। और व्यापारिक कर जो लगता था, वो भी व्यापार के लिए जो व्यापारिक कर था उसे भी क्या कर दिया था इसने? समाप्त कर दिया था। तो ये खानवा का युद्ध इस तरीके से होता। ठीक, याद रहेगा। हाँ, हाँ। ये पूछा जाएगा गाजी की उपाधि किस युद्ध के पश्चात उसने ली? तो गाजी की उपाधि बेटा ली है खानवा के युद्ध के पश्चात। कलंदर की उपाधि कब ली इसने? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ली इसने। ठीक, ऐसे। और जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? तो जिहाद का नारा दिया बेटा खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध कब होता है? चंदेरी का युद्ध तो ये होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। हाँ, ये बराबर युद्ध में ही व्यस्त रहा। हाँ, भारत में युद्ध में ही ये व्यस्त रहा। ये किसके किसके बीच होगा? तो ये याद रखना, एक तरफ बाबर वही और एक तरफ मेदिनी राय। यहाँ पर क्या होता है? बाबर बेटा, बाबर की क्या होगी? बाबर की होती है जीत। बाबर के क्या होगी? बाबर ये जाता है जीत, ये जीत जाता है। मेदिनी राय की क्या होगी? क्योंकि राणा सांगा की मदद मेदिनी राय ने की थी, और व्यापार के क्षेत्र में भी है। ये ये जो क्षेत्र था चंदेरी वाला, ये बहुत काम का था बाबर के लिए। तो और मेदिनी राय ने राणा सांगा की हेल्प भी की थी, ठीक, सहायता की थी युद्ध में। इसी वजह से इसने इसे भी पराजित किया, इसके साथ भी युद्ध किया गया। तो ये 29 जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा। ठीक, उसके बाद इसने एक और युद्ध लड़ा, चौथा, घाघरा का युद्ध। हाँ, घाघरा का युद्ध लड़ा। तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा इसने? तो ये लड़ा 6 मई 1529 में। 6 मई
1529 ईस्वी, 6 मई 1529 ईस्वी में इसने लड़ा। और एक तरफ क्या थे, बाबर था और एक तरफ अफगानों के बीच में था। ठीक, एक तरफ बाबर और एक तरफ अफगान। अफगान में महमूद लोदी था। महमूद लोदी। अफगानों के बीच में होता है, महमूद लोदी को हराया। महमूद लोदी को हराया। इसमें भी बाबर की क्या होगी, बाबर बेटा इसमें भी बाबर की इसमें क्या होती है, जीत होती है। भाई बयाना का युद्ध के बाद में बाबर ने किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह देखना ही नहीं पड़ा उसे बाबर को सारे युद्धों में जीत मिलती ही गई। तो चंदेरी को युद्ध में, उसके बाद बाबर की जो मृत्यु होती है, तो बाबर की मृत्यु भी जान लेते हैं कि बाबर की जो मृत्यु कब होती है। बाबर की मृत्यु, देखो इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद बाबर की मृत्यु भी बहुत जल्द हो गई। तो मृत्यु कब हो जाती, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कब होती है, 26 दिसंबर 1526 30 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको कहाँ दफनाया जाता है, तो वही नूर ए अफगान बाग में दफना दिया जाता है। नूर ए अफगान, ए अफगान, इसे आज वर्तमान में हम आराम बाग के नाम से जाना जाता है। आराम बाग, आराम। और जब इसे दफना दिया गया तब जाकर के इसने एक वसीयत कर रखी थी। वसीयत के आधार पर जब इसे देखी, उसकी आत्मकथा को देखा गया, उसकी वसीयत देखी गई है, तब जाना कि उसमें लिखा था कि मेरी जो कब्र है, मुझे दफनाया कहाँ जाए, मेरा अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, तो कहाँ किया जाए, काबुल। तो 2 दिन के बाद में, यानी कि 2 दिन के बाद में फिर कहा किया गया, आप उसकी अस्थियों को खोदा गया, निकाला गया वहां से कब्र से, और जाकर के काबुल में फिर दोबारा दफनाया गया। दोबारा कहाँ दफनाया गया, फिर इसे दूसरी बार कहाँ दफनाया गया, काबुल में। काबुल, काबुल, काबुल में दफनाया गया। और काबुल में ही बाबर का मकबरा है। काबुल में बाबर का मकबरा है। हाँ, आगरा में नहीं, काबुल में बाबर का मकबरा बनवाया गया। ठीक है, तो ये बातें एक बार फिर से समझ लेते हैं कुछ चीजों को। ठीक, तो बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, हल्का हल्का जान लेते हैं फिर से। देखो, हाँ, देखो, हाँ, बाबर ने पहला पानीपत का युद्ध जो लड़ा था, वो किसके साथ लड़ा था, वो लोदी वंश का जो वही अंतिम शासक था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, और उस युद्ध में जीतने के बाद में उसकी उपाधि धारण करता है। ये याद रखना, कलंदर की उपाधि धारण करता है, और कलंदर की उपाधि धारण करेगा। और इस युद्ध में इसने बहुत सारी चीजों को बदला, जैसे तुलगमा नीति का अनुसरण किया, उस्मानी पद्धति से तोपों की सजावट की, इस तरीके से इसने काम किया। उसके बाद में ये देखो, ये इस तरीके से सैनिकों पर, हम विपक्षी पार्टियों पर हमला करता था। बयाना का युद्ध में राणा सांगा बाबर से जीत जाता है। क्या करेगा, राणा सांगा के राजपूत सैनिक सैनिक तोपों को ही पीछे उसका मुंह घुमा देते हैं। ठीक, उसके बाद खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होगा, और बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें राणा सांगा की पराजय होती है। बाद में राणा सांगा क्या करते हैं, राणा सांगा के बहनों ही उसे जहर दे करके उसकी मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है उसकी। इसमें इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। काफिर कौन होते थे, गैर मुस्लिम लोग होते थे, यानी कि हिंदू होते थे। इसी युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया, जिसे कहा जाता है धर्म युद्ध है। इसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तमगा कर और व्यापारी करों को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है, हटा देता है। इधर होगा फिर अगला चंदेरी का युद्ध, क्योंकि बाबर ने चंदेरी का युद्ध भी किया था। और चंदेरी का युद्ध का कारण यही था कि एक तो राणा सांगा की इसने मदद की थी, बंदनी राय ने, तो इस कारण और ये व्यापारिक क्षेत्र से बड़ा ही
सक्षम था ये क्षेत्र, इस वजह से बाबर ने यहाँ पर भी आक्रमण किया और मेदिनी राय को पराजित किया। उसके बाद इसने अंत यानी कि घाघरा का युद्ध होता है तो अफगानों के साथ में होगा। बाबर और अफगान सैनिक अफगान होते हैं, तो कुछ जो अफगान में महमूद लोदी आता है, समझे, उसके साथ में युद्ध होता है, उसे भी पराजित करता है, उसका भी अस्तित्व खत्म कर देता है। फिर अंत में बाबर की मृत्यु भी हो जाती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, और इसे नूर ए अफगान बाग में दफना दिया जाता है। बाद में इसे वसीयत जब इसकी पढ़ी जाती खोल के तो लिखा होता है कि मेरा अंतिम संस्कार दाह संस्कार कहाँ किया जाए, तो ये किया जाए काबुल। तो काबुल में इसके ले जाकर के इनके अस्थि को काबुल में दफनाया जाता है 2 दिन बाद, और वहीं पर उसका काबुल में ही बाबर का मकबरा बनवाया जाता है। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो, ये थोड़ा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।